यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बीपीएससी का 72 यहाँ पर जो बीपीएससी एग्जाम होना है प्रीलिम्स का, इसका टेस्ट नंबर पहला रहेगा। ये इम्तिहान जो आईएएस है इसका एग्जाम यहाँ पर टेस्ट पेपर होगा, ठीक है। इसका टेस्ट पेपर यहाँ पर है और ये मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट होगा, ठीक है। इसका देखो कहाँ से स्टार्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके यहाँ पर टॉपिक जो मुगल यहाँ पर जो उनका उदय हुआ था, ठीक है, इनके रीजनल स्टेट थे, वहाँ से स्टार्ट होके और यहाँ पे आपका डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न जो एजुकेशन है प्रेस यहाँ पर देखा जाएंगे, ठीक है। और पूरा हिंदी में होगा, ठीक है। टेस्ट यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में, लेकिन हम लोग यहाँ पर हिंदी में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। 150 क्वेश्चन है। इसको पार्ट 1 में करीब 75 से 80 क्वेश्चन और पार्ट 2 में इसके आगे के 150 पूरा करेंगे हम लोग कवर, ठीक है। आते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। और उससे पहले मैं दृष्टि है इसका पेपर करा चुका हूँ, बीपीएससी का जो ओपन टेस्ट हुआ था, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ से, भारत में लाई गई वस्तुओं के संबंध में विचार करना है। मिट्टी की प्रकृति और फसल की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण। पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये क्या होगा, गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो भी यहाँ पर दिया गया इसमें बोला कि मिट्टी की जो प्रकृति थी गुणवत्ता, इसके आधार पर भू राजस्व का निर्धारण जो था ये अंग्रेजी द्वारा लाई गई थी, तो ये बात गलत हो जाएगी। सेकंड, युद्ध की गतिशील तोपों का उपयोग, ये भी यहाँ पर क्या है, अंग्रेजी द्वारा नहीं लाई गई थी। तीसरा, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, ये भी गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो दिए गए यहाँ पर सभी आइटम्स हैं इसके अंग्रेजों ने शुरू नहीं किया था। और मिट्टी और फसल की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व तय करने की व्याख्या जो यहाँ व्यवस्था थी ये पहले से ही थी, ठीक है। तो यहाँ से जो अंग्रेज थे यहाँ पर ये नहीं थे, इसमें ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और मुगल काल में विशेष रूप से टोडरमल के समय में इसे इस जो बेहतर बनाया गया था, ठीक है। तो यहाँ से और जो ताकत हैं इसे बताई गई थी, और यहाँ पर तोपों का इस्तेमाल बाबर के टाइम पे, और तंबाकू लाल मिर्च को भारत में पुर्तगाली लेकर आए थे, न कि अंग्रेज। तीनों बातें यहाँ से गलत हैं। आंसर डी। क्वेश्चन 2 है, ब्रिटिश राजनयिक मिशन के संबंध में विचार करना है। सर थॉमस रो 1618 के अंत तक यहाँ पर जहांगीर के दरबार में रहे थे, पहला। दूसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि सर थॉमस रो को राजा जेम्स प्रथम के आधिकारिक राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में भेजा गया था, और वे वहाँ 1615 से 1618 तक रहे थे। उनका मुख्य उद्देश्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक विशेषाधिकार प्राप्त करना था, जिसे उन्होंने बल के बजाय कूटनीति के माध्यम से सफलतापूर्वक हासिल किया था। सेकेंड बात है, उन्होंने अंग्रेजों के लिए आगरा, अहमदाबाद, फड़ौज और मसूलीपट्टनम में फैक्ट्रियाँ स्थापित करने की अनुमति प्राप्त थी। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ से सही है। और इस प्रकार उन्होंने भारत में अंग्रेजों के व्यापार के विस्तार की नींव रखी थी। करेक्ट आंसर सी, सही पूछा है। क्वेश्चन 3 है, शैक्षणिक संस्थान और उनके संस्थापक का मिलान करना है। देखते हैं यहाँ से। तीसरा, इसमें मिलान करेंगे तो आएगा कलकत्ता मदरसा डेविड हेयर, है ना। कलकत्ता मदरसा क्या होगा, डेविड हेयर नहीं होगा, कलकत्ता मदरसा होगा वारेन हेस्टिंग होगा, है ना। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, वारेन हेस्टिंग होगा। बनारस संस्कृत कॉलेज होगा आपका जोनाथन डंकन। फोर्ट विलियम कॉलेज आपका हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। और हिंदू कॉलेज कलकत्ता ये आपका हो जाएगा डेविड हेयर। करेक्ट आंसर सी यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में डेनिश उपस्थिति के संबंध में विचार करना है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में भारत आई थी और 1620 में ट्राम के बार में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। चौथे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है, सही है। दूसरा, डेनिश भारत में एक प्रमुख साम्राज्यवादी शक्ति थी जिन्होंने व्यापार के बजाय क्षेत्रीय विस्तार को प्राथमिकता दी थी। ये बात गलत है, क्योंकि डेनिश लोगों ने एक छोटी औपनिवेशिक शक्ति थी और वे साम्राज्य विस्तार की तुलना में मिशनरीज और कार्यों पर अधिक ध्यान देते थे। भारत में डेनिश लोग कमजोर यूरोपीय शक्तियों में से एक थे और वे कभी भी एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरकर सामने नहीं आए थे। ये बात गलत हो जाएगी। तीसरा, भारत में उनका मुख्यालय 1755 में श्रीरामपुर में स्थापित किया गया था। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, श्रीरामपुर में स्थानांतरित हो गया था। और ब्रिटिश या फ्रांसीसी लोगों के विपरीत डेनिश लोग क्षेत्रीय विस्तार के बजाय व्यापार और मिशनरी गतिविधियों के विशेष रूप से प्रोटेस्ट मिशन के अधिक केंद्रित थे। 1 और 3 करेक्ट होगा, आंसर चौथे का सी। क्वेश्चन 5वां है, देखते हैं। भारत में डेनमार्क की निम्नलिखित चौकियों पर विचार करना है। पहली बात है 5वें का, ये बोला है ट्रैक्योबर, श्रीरामपुर, कालीकट और निकोबार द्वीप समूह, राइट। तो बोला है कि इसमें से कितने यहाँ पर स्थानों में व्यापारिक चौकियाँ स्थापित की गई थी। एक तो ट्रैक्योबार में, श्रीरामपुर, कालीकट, निकोबार, सभी में, चारों क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा सी यहाँ से इसका। ट्रैक्योबार में मुख्य केंद्र था इनका, श्रीरामपुर में प्रशासनिक केंद्र था, कालीकट में व्यापारिक संपर्क था इनका, और जो निकोबार द्वीप समूह था इसमें औपनिवेशिक प्रयास था। सभी यहाँ से करेक्ट होंगे। आते क्वेश्चन नंबर 6 में।
क्वेश्चन 6 है, सीमांत विद्रोह और उसके कारण पर मिलान करना है। ठीक है, देखते हैं। पहली बात इसमें बोला है विद्रोह और इससे क्या कारण थे। पहली बात है ये अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह आपका हो जाएगा बर्मी युद्ध के बाद धोखा पूरा ना होना। कुकी विद्रोह आपका हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मजदूरों की भर्ती। और जालियांग रोग ये हो जाएगा आपका, क्या होगा, सी, कुकी हिंसा से बचाने के लिए ब्रिटिश को विफलता। करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन 7, राष्ट्रवादी प्रेस को उसके उद्यम शहर से मिलान करना है। कागज और इसके क्या शहर थे, देखते हैं। पहला इसमें द हिंदू बम्बई, अमृता बाजार पत्रिका ये हो जाएगी क्या, ये हो जाएगी आपकी जयसूर कलकत्ता। ट्रिब्यून आपकी हो जाएगी ये मद्रास। केसरी आपका हो जाएगा लाहौर। करेक्ट आंसर 7वें का डी। क्वेश्चन 8 है, पांडुचेरी के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना। इससे 1693 में डचों ने अपने कब्जे में ले लिया था। 8वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, 8वें का पहला करेक्ट है। 1697 में राजविक संधि के तहत इसे वापस फ्रांसीसियों को सौंप दिया गया था। सेकेंड बात भी करेक्ट है। ठीक है, और एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष के दौरान कुछ अस्थायी रुकावटों के बावजूद पांडुचेरी भारत के मुख्य फ्रांसीसी प्रशासनिक केंद्रों के रूप में काम करता रहा था और ये भारत के फ्रांसीसी जाने पर उनका मुख्यालय बना रहा था। ये भी बात करेक्ट है। तीनों बातें सही है, डी। क्वेश्चन 9, चंद्रनगर 1676 में फ्रांसीसी ने बंगाल के किस मुगल गवर्नर से प्राप्त किया था। 9वें का आंसर हो जाएगा, ये प्राप्त किया था शाइस्ता खान। ये करेक्ट आंसर होगा। फ्रांसीसियों ने 1673 में शाइस्ता खान से चंद्रनगर के जो हासिल किया था, जो उस समय बंगाल के मुगल सूबेदार थे और ये बस्ती पूर्वी भारत के फ्रांसीसियों का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गई थी और बाद में बंगाल एंग्लो फ्रांसीसी प्रतिबद्धता ने इसे भूमिका निभाई थी। 9वें का एक करेक्ट होगा। किस फ्रांसीसी गवर्नर ने कंपनी के उद्देश्य को विशुद्ध रूप में वाणिज्यिक उद्देश्य को हटाकर साम्राज्यवादी विस्तार की ओर मोड़ दिया था। आंसर 10वें का हो जाएगा लॉर्ड डुप्लेक्स। करेक्ट आंसर है। ठीक है, जोसेफ फ्रांसवा डुप्लेक्स ने भारत में फ्रांसीसी नीतियों का एक अहम मोड़ लाते हुए इनका ध्यान पूरी तरह से व्यापारिक गतिविधियों पर हटाकर राजनीतिक दखल में मोड़ दिया था। उन्होंने भारतीय राज्यों की आंतरिक राजनीति, विशेष रूप से कर्नाटक क्षेत्र, सक्रिय रूप से हस्तक्षेप किया था और फ्रांसीसी राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास किया था। क्वेश्चन 11 है, पांडुचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर पर निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला, फ्रांकोइस मार्टिन, लेनोइर, डुमास, डुप्लेक्स, काउंट डी वैली। इनमें से कितने यहाँ पर है जो फ्रांसीसी गवर्नरों के टाइम पीरियड के हिसाब से होंगे। तो कालक्रम को सर दर्शाएंगे तो आंसर हो जाएगा 11वें का यहाँ से। पहला फ्रांकोइस मार्टिन, ठीक है, उसके बाद लेनोइर, उसके बाद आपका होगा डुमास, फिर डुप्लेक्स, फिर उसके बाद काउंट डी वैली। आंसर क्या होगा 11वें का एक करेक्ट है। 1 2 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1, कथन 2, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी अपने संगठन के प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली थी। 12वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है, क्योंकि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी अंग्रेज समकक्ष कंपनी की तुलना में संरचनात्मक रूप से कमजोर थी और जिसका मुख्य कारण फ्रांसीसी राजशाही पर उसकी अत्यधिक निर्भरता थी। पहली बात सही है। सेकेंड, इसमें एक निजी कंपनियों का भाव था और गणमान्य व्यक्ति केवल राजा को प्रसन्न करने के लिए ही योगदान देते थे। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। दोनों बातें सही हैं। 12वें का आंसर ये यहाँ से सही होगा। क्वेश्चन 13, 1870 के दशक में पावन विद्रोह के दौरान एक ग्रेरियन लीग की स्थापना किसने की थी। आंसर 13 का हो जाएगा, ये की थी ईश्वर चंद्र राय और शंभूपाल। बी यहाँ से सही आंसर होगा, क्योंकि पूर्वी बंगाल में यूसुफशाही परगना और जमींदारों की ऊंची लगान मांगों को लेकर के किसानों को संगठित करने के लिए ईश्वर चंद्र राय और शंभूपाल और खुदी मोहल्ला द्वारा एक ग्रेन लीग का गठन किया गया था। और 1870 के दशक में बंगाल में हुआ पावन आंदोलन दमनकारी जमींदारों को अत्यधिक लगान की मांगों के विरुद्ध किसानों का एक महत्वपूर्ण विद्रोह देखा गया था। इसी संदर्भ में यूसुफशाही परगना में ईश्वर चंद्र और शंभू राय जैसे नेता को लेकर में इनका गठन किया था। ठीक है, पूरी बातें आपको याद रखना है। क्वेश्चन 14 है, 14 नंबर, उलगुलान महान हलचल शब्द ऐतिहासिक रूप से निम्नलिखित में से किस जनजाति के आंदोलन से जुड़ा है। आंसर हो जाएगा 14 का, ये जुड़ा है 1899
और 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह से। ये बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुए मुंडा विद्रोह को उलन गुलान या महान हलचल के नाम से जानते थे, जिसका उद्देश्य मुंडा राज की स्थापना करता था, ठीक है, और ठेकेदारों और साहूकार को दिए जा रहे शोषण को समाप्त करना था। क्वेश्चन 15 कौन सा विद्रोह अपनी धार्मिक भिक्षुओं के नेतृत्व वाली विशिष्ट विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है, किंतु वास्तव में किसानों को छोटे जमींदारों के विस्थापन से प्रेरित था? आंसर हो जाएगा 15 का करेक्ट आंसर यहाँ से बी, सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 तक बीच में चला था ये, ठीक है, और इसमें हिंदू और मुस्लिम साधु संत शामिल थे। लेकिन 1770 के अकाल के बाद इसमें मुख्य रूप से भूखे किसान और बेदखल सैनिक की संख्या ज़्यादा बढ़ गई थी। इंपॉर्टेंट बात है, आपसे बोलेगा कि इसमें ये सैनिक जो भूखे थे और यहाँ पर जो मतलब भूखे सैनिक थे, है ना, किसान, ये सब यहाँ पर पहले से ही संख्या ऐसी थी, है ना, ऐसा नहीं थी, 70 के बाद से बढ़ गई थी इनकी संख्या। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो 15 का बी यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन 16 है मैक्सवेल ब्रूमफील्ड आयोग नियुक्ति किस आंदोलन के संबंध में की गई थी? आंसर हो जाएगा 16 का करेक्ट आंसर ये की गई थी बारडोली सत्याग्रह। सी यहाँ से सही आंसर है, क्योंकि 1928 के बारडोली कर विरोधी आंदोलन के बाद सरकार ने इस आयोग की नियुक्ति की, जिसने राजस्व के 22% वृद्धि को अनुचित पाया था और इसे घटाकर 6.03 कर दिया था, 6% कर दिया था एक तरह से। और इस आयोग की नियुक्ति गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारडोली सत्याग्रह के बाद की गई थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन 17 है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन का संबंध विचार करना है। इसका गठन 1664 में राजा लुई 14वें द्वारा वित्त मंत्री कोलबर्ट की सलाह पर किया गया था। 17 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विपरीत ये एक निजी व्यावसायिक उपक्रम था। सेकेंड गलत होगा, क्योंकि जो फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी नियंत्रण वाली संस्था थी, जबकि यहाँ पर अंग्रेजी कंपनी एक निजी उद्यम थी। इस कंपनी को फ्रांसीसी सरकार द्वारा भारी वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी और उसी का इस पर पूर्ण नियंत्रण था। तीसरी बात करेक्ट होगी। आंसर क्या होगा? 1 और 3 सही है तो बी। क्वेश्चन 18 है किस आंदोलन ने गंगा में डुबकी लगाने और जबरदस्ती मजदूरी करने से इनकार करने की शपथ लेने की धार्मिक प्रथा को अपनाया था? करेक्ट आंसर 18 का हो जाएगा एक आंदोलन, ठीक है। अवध में एक आंदोलन 1921 से 1922 के बीच में हुआ था, ठीक है, और इकट्ठा हुए किसानों ने यह शपथ ली थी कि वे केवल वही किराया समय पर चुकाएंगे जो रिकॉर्ड में दर्ज जो बेगारी करने से इनकार कर देंगे, ठीक है। और अवध में का आंदोलन किसानों का एक आंदोलन था जिसमें किसानों ने सामूहिक रूप से अक्सर गंगा स्नान करने को लेकर के शपथ ली थी। 18 का बी। क्वेश्चन 19 आते हैं। 19 है निम्नलिखित में से किससे फराची संप्रदाय के संस्थापक माना जाता है? फराजी संप्रदाय के संस्थापक किसे मानते हैं? करेक्ट आंसर 19 का होगा हाजी शरीयतुल्लाह, बी यहाँ से सही आंसर है। इस संप्रदाय की स्थापना हाजी शरीयतुल्लाह ने की थी, जबकि बाद में उनके पुत्र दद्दू मियाँ और इनके समतावादी विचारधारा पतन की थी, जिसके अनुसार भूमि ईश्वर की है और उस पर कोई कर नहीं लगाया जाना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। 20 नंबर क्वेश्चन है सिविल सेवा आयोग का मिलान वाइसराय से करना है। आयोग और वाइसराय देखते हैं। 20 एचिसन आयोग लॉर्ड डफरिन, एचिसन आयोग लॉर्ड डफरिन, और एस्लिंगटन आयोग जो था ये लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय, ली आयोग हो जाएगा आपका लॉर्ड ट्रीटिंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 21 कोलाचेल का युद्ध 1741 में जिसके परिणामस्वरूप मालाबार में डच शक्तियों का पतन हो गया था, किसके द्वारा लड़ा गया था? करेक्ट आंसर होगा 21 का ये हो जाएगा यहाँ से मार्तंड वर्मा, ठीक है, मार्तंड वर्मा यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने 1741 में कोलाचेल में डचों को हराया था, जिससे मालाबार क्षेत्र में उसकी सत्ता समाप्त हो गई थी। और कोलाचेल का युद्ध 1741 में, पॉइंट लिख लो इंपॉर्टेंट है, 1741 में भारत में यूरोपीय विस्तार के इतिहास में एक निर्णायक घटना थी, जिसमें त्रावणकोर के शासक मार्तंड वर्मा ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित किया था। 21 का बी। 22 नंबर है सुधार ये नवाचार मिलान गवर्नर जनरल से करना है। पहली बात है इनका नवाचार और यहाँ से व्यक्तित्व कौन कौन से थे। पहली बात, भारत में ब्रिटिश सत्ता को मजबूत करने के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल ने कई प्रशासनिक सामाजिक सुधार लागू किए थे, जैसे कि पहला डाक टिकट जो है ये हो जाएगा आपका लडल हौजी। ठगी प्रथा का उन्मूलन, ठगी प्रथा का जो उन्मूलन था ये हो जाएगा लॉर्ड विलियम बंटिंग। पहली जनगणना नियमित तरीके से जो कराई गई थी वो
सी का डिपन, और 4 प्रांतीय न्यायालय, ये हो जाएगा आपका क्या, लॉर्ड कॉर्नवालिस। करेक्ट आंसर 22वें का सी। क्वेश्चन 23 है, किस आंदोलन में प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण ने जनमत को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? करेक्ट आंसर होगा 23वें का इंडिगो विद्रोह, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण में भारतीय किसानों के विरुद्ध ब्रिटिश नील बागान मालिकों द्वारा अत्याचारों को उजागर किया गया था, और दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया नाटक नील दर्पण ने ब्रिटिश नील बागान मालिकों द्वारा भारतीय किसानों को शोषण उजागर करने का एक चित्रण किया था, जिसके तहत किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। इसके परिणामस्वरूप लोगों में भारी आक्रोश फैला था। ठीक है, 24 है, जन्मभूमि व्यवस्था जिसे पारंपरिक साझेदारियों को बेदखली अधिकार सहित स्वतंत्र स्वामित्व में बदल दिया गया था, ये किसके कारण थी? आंसर हो जाएगा 24 में, ये थी मप्पिला विद्रोह के कारण। बी यहाँ से 24 का सही आंसर हुआ। 25 है, संथाल विद्रोह 1855-56 के संबंध में विचार करना है। देखते हैं 25वां में, इसका नेतृत्व 2 भाइयों सिंधु और कान्हू ने किया था। पहला 25 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। विद्रोहियों ने दावा किया था कि उनकी वरीयता ठाकुर ईश्वर से प्राप्त हुई है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट होगी। तीसरा, इसके मुख्य निशाने पर दिकू बाहरी लोग थे, जैसे कि साहूकार, वो सब जमींदार थे। तीसरी बात भी करेक्ट होगी। तीनों बातें यहाँ से 25 की करेक्ट है, डी। 26 है, अखिल भारतीय किसान सभा के संबंध में विचार करना है। इसकी स्थापना 1936 में लखनऊ में हुई थी। 26 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। स्वामी सज्जनानंद सरस्वती इसके पहले अध्यक्ष थे। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, इसका गठन उन किसानों आंदोलन के संबंध में स्थापित करने के लिए किया गया था जो पहले से ही चल रहे थे। तीसरी बात भी करेक्ट होगी। 26 का 1, 2 और 3 सभी यहाँ से करेक्ट है। 27 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1, कथन 2। ब्रिटिश अभिलेखों ने सन्यासी विद्रोह को अक्सर कानून विहीन डाकुओं के गिरोह के रूप में संदर्भित किया था। पहला 27 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। दूसरा है, यह आंदोलन विशेष रूप से हिंदू सन्यासियों से मिलकर बना था जिन्होंने इस्लामी शासन का विरोध किया था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि ब्रिटिश अधिकारियों ने सन्यासी विद्रोह का नाम बदलने के लिए इसे कानून तोड़ने वाले डाकुओं को आंदोलन बताया था। ठीक है, और इस आंदोलन में हिंदू मुसलमान दोनों शामिल थे और ये आर्थिक संकट की प्रक्रिया थी, ना कि केवल धार्मिक विरोध था। ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 करेक्ट है। 27 का आंसर सी। 28 कथन 1, कथन 2। 19वीं सदी के कई आदिवासी विद्रोह अंग्रेजी द्वारा लागू किए गए थे। कानून शासन की प्रक्रिया थी। 28 का पहला करेक्ट है। दूसरा, आदिवासी मुखिया नई प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्थाओं को अपनी वंशानुगत स्वतंत्र सत्ता के लिए एक खतरा मानते थे। ये भी बात यहाँ से सही होगी। दोनों बातें सही हैं, उसकी व्याख्या भी कर रहा है। 29 विद्रोह को उसके मुख्य क्षेत्र के बारे में मिलान करना है। चुआर विद्रोह क्या होगा? 29 में हो जाएगा, ये मिदनापुर के बंकरा तक था। हो विद्रोह आपका सिंह भूमि। पहाड़िया विद्रोह आपका राजमहल पहाड़ियाँ। और कोया विद्रोह आपका हो जाएगा पूर्वी गोदावरी। करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन 30 है, भारत में पहला साप्ताहिक समाचार पत्र शुरू करने के लिए किसी भारतीय प्रेस का जनक माना जाता है? आंसर हो जाएगा 30 का करेक्ट आंसर जेम्स ऑगस्टस हिक्की। सही आंसर है 30 का, क्योंकि 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने भारत में पहला साप्ताहिक समाचार पत्र बंगाल गजट शुरू किया था, जिसे हिक्की गजट के नाम से भी जानते हैं। ये आंसर करेक्ट होगा 30 का। 31 1813 का चार्टर एक्ट भारतीय शिक्षा के इतिहास में महत्वपूर्ण था। क्यों? इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि कंपनी के लिए यह अनिवार्य था कि वे शिक्षा के प्रचार प्रसार पर प्रति वर्ष कम से कम 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। क्योंकि यहाँ पर पहली बार ब्रिटिश संसद में कंपनी के चार्टर एक्ट में ऐसा प्रावधान किया गया था, जिसके तहत गवर्नर जनरल के लिए शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपए राशि अलग अलग रखना अनिवार्य कर दी गई थी। और 1813 का चार्टर एक्ट भारत में शिक्षा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ था, क्योंकि पहली बार ब्रिटिश संसद भारतीय शिक्षा के बीच बढ़ावा देने की जिम्मेदारी को स्वीकार किया था। आंसर सी। 32
32 निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता था? आंसर हो जाएगा 32 का करेक्ट आंसर, ये जानते थे, चार्ल्स मेटकाफ इसका सही आंसर होगा। चार्ल्स मेटकाफ ने 1823 के प्रतिबंधात्मक लाइसेंसिंग विनियमन अधिनियम को समाप्त कर दिया था, जिससे उन्हें भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता की उपाधि प्राप्त हुई थी। तो पहला क्या होगा, मतलब जो तीसरा स्टेटमेंट है करेक्ट हो जाएगा। चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस मुक्तिदाता का जनक भी कहते थे या मुक्तिदाता मानते थे, क्योंकि उन्होंने 1823 में क्या किया था, उन प्रतिबंधित लाइसेंस नियम को रद्द कर दिया था जिन्होंने प्रेस पर कड़े नियंत्रण लगाए थे। थर्टी नंबर क्वेश्चन है, वाराणसी 1792 में स्थित संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन द्वारा किस उद्देश्य के साथ की गई थी? आंसर जाएगा 33 का, ये कंपनी के प्रशासन में सहायता के लिए हिंदू विधि और दर्शन का अध्ययन करने के लिए की गई थी। बी यहाँ से आंसर होगा। 34 है, 1883 में एक न्यायाधीश की आलोचना करने के लिए जेल जाने वाले पहले भारतीय पत्रकार कौन थे? आंसर हो जाएगा 34 का सुरेंद्रनाथ बनर्जी करेक्ट आंसर होगा। एस एन बनर्जी को द बंगाली में प्रकाशित एक संपादकीय में उसके लिए जेल में डाल दिया गया था, जिन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश की धार्मिक भावनाओं के प्रति असंवेदनशीलता आलोचना की थी। 35 नंबर है, बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना 1938 में एक ऐसी समिति द्वारा तैयार की गई थी जिसकी अध्यक्षता की थी किसने? आंसर 35 का हो जाएगा बी डॉक्टर जाकिर हुसैन। हरजन में गांधी जी के लेखों के आधार पर डॉक्टर जाकिर हुसैन के नेतृत्व में शिक्षाविदों में एक समिति की रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, जिसे वर्धा योजना के नाम से जानते हैं। ओरिएंटल या ओरिएंटिस्ट इंग्लिश बहस के संबंध में विचार करना है। विलियम जोन्स जैसे प्रच्छवादी संस्कृत और अरबी जैसे शास्त्रीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे। 36 का पहला करेक्ट है। दूसरा, आंग्लवादियों का मानना था कि जो पश्चिमी ज्ञान है उसमें अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाकर दिया जाना चाहिए। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी करेक्ट है। ये बहस अंततः मैकाले मिनट द्वारा प्रच्छवादियों के पक्ष में सुलझा दी गई थी। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि मैकाले ने मिनट में इस बहस को निपटारा इंग्लिशिस्ट थे उसके पक्ष में कर दिया था, और ओरिएंटल इंग्लिशिस्ट बहस भारत में शिक्षा के माध्यम से विषय को लेकर एक प्रमुख वैचारिक संबंध था, ठीक है, और संघर्ष था। तो सिर्फ 1 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से ए 36 का सही आंसर होगा। 37 है, भारत में प्रेस प्रारंभिक इतिहास के संबंध में इन कथनों पर विचार करना है। पुर्तगालियों ने 1556 में भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया था। पहली बात 37 के यहाँ से क्या होगी? करेक्ट है। किसी भारतीय भाषा का पहला समाचार पत्र समाचार दर्पण था। सेकेंड बात भी करेक्ट है। लॉर्ड वेलेजली ने 1799 में प्रेस सेंसरशिप अधिनियम लागू किए थे। तीसरी बात भी करेक्ट है। 37 का तीनों करेक्ट है, डी यहाँ से आंसर होगा। 38 है, लॉर्ड नहीं आयोग बोला है, आयोग और अधिनियम उसके उद्देश्य से मिलान करना है। कौन कौन से कार थे, कौन कौन से आयोग थे, इसके उद्देश्य थे। जैसे कि पहला है फ्लाउट कमीशन जो था आयोग, ये तेभागा आंदोलन जो था उससे लेकर के था, ठीक है, तो ए का 2। अगला बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885, ये था काश्तकारों का संरक्षण पावना, ठीक है। आगे दक्कन कृषक राहत अधिनियम, ये था आपका 1। करेक्ट आंसर 38 का सी यहाँ से सही मैच कर रहे हैं सब। 39 भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के संबंध में विचार करना है। ये थॉमस रेले आयोग की सिफारिश पर आधारित था। 39 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से करेक्ट है। इसने सरकार को विश्वविद्यालय सीनेट द्वारा पारित विनियमन को वीटो की शक्ति प्रदान की थी। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट होगी। विश्वविद्यालय स्वायत्तता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा इसकी अत्यधिक प्रशंसा की गई थी। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी? ये गलत है, क्योंकि राष्ट्रवादी ने अधिनियम की आलोचना की थी और इसमें सरकारी नियंत्रण को कड़ा कर दिया था और इसे राष्ट्रवादी भावनाओं को दबाने का प्रयास में देखा था। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 रेले आयोग की सिफारिश पर आधारित था और इसका उद्देश्य जो विश्वविद्यालय थे उनके मानकों पर सुधार करना था, ठीक है, बी यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन 40 है, अखबार और उसके संस्थापक पर मिलान करना है। अखबार संस्थापक रस्तगुफ्तार क्या होगा? ये हो जाएगा दादाभाई नौरोजी। हिंदू पैट्रियट आपको हो जाएगा क्या? हिंदू पैट्रियट या हिंदू देशभक्त हरीश चंद्र मुखर्जी, केसरी गंगाधर तिलक,
अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष। करेक्ट आंसर 40 का सी। 41, भारत में किस वायसराय को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता था? 41 का आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य प्रशासन का विकेंद्रीकरण करना था, और लॉर्ड रिपन को भारत के स्थानीय स्वशासन का जनक माना था। इसका श्रेय 1882 में ऐतिहासिक प्रस्ताव जानते थे, और इस प्रस्ताव में ब्रिटिश प्रशासनिक नीति में केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की ओर एक निर्णायक बदलाव की शुरुआत भी की थी। रिपन पहले से ही भारत में प्रशासन और अत्यधिक विकेंद्रीकरण देखे थे उन्होंने, और अधिकारियों के हाथों में सिमटा हुआ था, और जिससे भारतीय भागीदारी न के बराबर थी। और रिपन का मानना था कि भारतीय जो स्वशासन है इसका प्रशिक्षण और दिया जाना चाहिए, ताकि वे क्या कर सकें कि राजनीतिक शिक्षा धीरे धीरे लोकतंत्र की ओर बढ़ने में शामिल हो सकें। ये सब बात याद रखना है। 41 का बी। 42, किसान आंदोलन और उसके वर्ष काल के अनुसार मिलान करते हैं अवधि और इसके आंदोलन। पहली बात है इंडिगो विद्रोह 1859-60, डेक्कन दंगे हुए थे आपके 1875, पावना आंदोलन आपको बताया से 1870, बारडोली सत्याग्रह 1928। करेक्ट आंसर 42 का सी। 43 है 1849 में पंजाब के विलय के लिए कौन सा गवर्नर जनरल उत्तरदायी था? 43 का करेक्ट आंसर होगा कौन था? सही आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी, इसका करेक्ट आंसर होगा। दूसरे सिख आंग्ल युद्ध के बाद लॉर्ड डलहौजी ने लाहौर की संधि के तहत पंजाब को अपने राज्य में मिलाया था, और लॉर्ड डलहौजी ने दूसरे आंग्ल सिख युद्ध के बाद 1849 में पंजाब को अपने राज्य में मिलाया था। और महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद आंतरिक कलह के कारण सिख जो साम्राज्य था कमजोर पड़ गया था, जिसके फायदा अंग्रेजों ने उठाया था, और ये युद्ध अंग्रेजों की जीत और महाराजा जो दिलीप सिंह थे वो गद्दी से हटाए गए थे। ठीक है, तो यहाँ से बी करेक्ट होगा। 44, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल था जो कमांडर इन चीफ भी था? करेक्ट आंसर 44 का बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका सही आंसर होगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक का कार्यकाल के दौरान दोनों पद संभाले थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस इस मायने में अद्वितीय थे, उनके पास एक ही समय में नागरिक और सैन्य दोनों तरह के अधिकार होते थे। 45 आते हैं कथन 1 कथन 2। 1776 के रेगुलेटिंग एक्ट ने भारत में ब्रिटिश शासन प्रणाली की शुरुआत की थी। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, इसने गवर्नर जनरल पद की स्थापना की और कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी। दोनों बातें करेक्ट हैं। और यह एक्ट इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि कंपनी शासन को संसदीय निगरानी के अधीन लाया गया था और ब्रिटिश कानूनी प्रशासनिक संस्थाओं की शुरुआत की गई थी, और एक व्यावसायिक या व्यापारिक कंपनी में से शासक सत्ता के बदलाव का प्रतीक बनाया था। ठीक है, ये आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में विचार करना है। इसे 1878 में लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय भाषा के प्रेस में होने वाली आलोचना को रोकने के लिए पारित किया गया था। पहला 46 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। इसने मजिस्ट्रेटों को प्रकाशकों की जमानत राशि को मांगने का अधिकार दिया था। सेकंड बात भी सही है। तीसरा, इसने 1882 में रिपन द्वारा निरस्त किया गया था इसे। तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट होगी। तीनों बातें यहाँ से करेक्ट हैं। आंसर 46 का डी यहाँ से करेक्ट होगा। 47 है लॉर्ड क्लाइव के संबंध में विचार करना है। 1765 में बक्सर के युद्ध के बाद उन्होंने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली लागू की थी। 47 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। इस प्रणाली के अंतर्गत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने निजामत, न्यायिक और पुलिस शक्तियाँ प्रत्यक्ष जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। सेकेंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर द्वैत शासन के अंतर्गत राजस्व दीवानी कंपनी उसके नियंत्रण में था, जबकि न्यायिक और पुलिस शक्तियाँ निजामत नाममात्र के लिए नवाब के पास थीं। इससे कंपनी को बिना किसी जिम्मेदारी सत्ता प्राप्त हो गई थी, और बक्सर के युद्ध के बाद मुगल सम्राट ने दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए थे, और इसके पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन को लागू किया था। ठीक है, ये आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन 48 है निम्नलिखित पर विचार करना है। बेगम रोकेया 48 बेगम रोकेया जो है ये क्या होगा? ये हो जाएगा मुस्लिम महिलाओं के लिए शिक्षा को लेकर था, बात करेक्ट है। ठीक है, इनकी शिक्षा को लेकर अग्रणी थी और उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना भी की थी, पहला करेक्ट है। राज सुंदरी देवी बंगाली आत्मकथा लिखने वाली पहली महिला थी, यह भी बात करेक्ट है।
और किसी भारतीय महिला द्वारा लिखी गई पहली आत्मकथा थी जिसने महिलाओं के जीवन की अनुभव को दर्शाया था। ठीक है, और इसके विपरीत पंडिता रमाबाई जो थी महिलाओं की शिक्षा के लिए विधवा उत्थान के लिए एक प्रबल समर्थक थी। ठीक है, महिला शिक्षा की आलोचक नहीं थी, गलत हो जाएगा। ठीक है, समर्थक थी। 1 2 करेक्ट है, 2 बातें ए। 49 अभिकथन ए कारण आर। आधुनिक इतिहासकार जेम्स मिल द्वारा भारतीय इतिहास काल में विभाजन को समयग्रस्त मानते हैं। पहला 49 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। जेम्स मिल ने अपनी कृति हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, इसमें भारतीय इतिहास को मुस्लिम और हिंदू और ब्रिटिश काल को विभाजित किया था और इस वर्गीकरण की आलोचना की जाती थी क्योंकि यह धर्माधारित और सरलीकरण थी, सामाजिक आर्थिक जो सांस्कृतिक निरंतरता की उपेक्षा करती थी और औपनिवेशिक पूर्वाग्रह को दर्शाती थी। ये यहाँ से आंसर होगी, दोनों बातें इसकी सही बता रहा है। क्वेश्चन 50 ब्रिटिश भारत में नवाब थे कौन? करेक्ट आंसर 50 हो जाएगा। ये कंपनी के अधिकारी जो अमीर बन गए थे। नवाब शब्द का इस्तेमाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के उन अधिकारियों को किया जाता था जो भारत में अकूत दौलत जमा करके रखते थे, ब्रिटेन लौटे थे जो। नील आंदोलन 1860 के बारे में विचार करना है। इस आंदोलन का गठन नील विद्रोह के जवाब में किया गया था। 51 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। दूसरा, इसने जबरदस्ती की प्रथाओं के लिए बगान मालिकों को जिम्मेदार ठहराया था, सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा है, इसने नील की खेती में रैयतों के लिए आर्थिक लाभदायक घोषित किया था, यह बात गलत है क्योंकि इन प्रथाओं में जो नील उगाने को मजबूर कर दिया था और इसमें शामिल सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि आयोग ने यह स्वीकार किया था कि नील खेती किसानों के लिए फायदेमंद नहीं थी, जो कि बगान मालिकों के दावे बिल्कुल अपोजिट थे, इसके गलत है, लाभदायक नहीं घोषित किए गए थे। 1 2 करेक्ट है। 52 नंबर क्वेश्चन 52 निम्नलिखित में से कौन सी नील की खेती निज और रैयती प्रणालियों की स्पष्ट अंतर स्पष्ट करती थी? आंसर जाएगा 52 का करेक्ट आंसर निज। निज क्या था? बगान मालिकों का सीधा नियंत्रण, रैयती अनुबंध की राहत, रैयतों द्वारा खेती होती थी। सी यहाँ से 52 का सही आंसर होगा। निजी व्यवस्था नील की खेती को सीधा बगान मालिकों की जमीन पर किराए के जो मजदूर थे उनसे मदद और मालिकों की देखरेख करते थे, और जो रैयत थी, रैयत व्यवस्था, ये नील की खेती के लिए अपने ही जमीन पर अग्रिम के तहत की जाने वाली एक अनुबंध अक्सर जबरदस्ती होने वाले होते थे, है ना। तो सी यहाँ से आंसर होगा 52 का। 53 है, इंडिगो कमीशन के बारे में विचार करना है। इंडिगो के बारे में यहाँ पर कौन सबसे अच्छा बता रहा है? तो देखो, इंडिगो कमीशन सदस्य के तौर पर सीटनकार औपनिवेशिक शासन के उस सुलह को पसंद चेहरे के रूप में प्रतिनिधित्व करते थे जहां अंग्रेजों ने किसानों की शिकायतें दूर करने को लेकर कोशिश की थी और सच्चे सुधारवादी इरादे से नहीं बल्कि शांति फैलाने को लेकर की गई थी। ठीक है, आंसर क्या होगा? 53 का सी। 54 है, औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत जनजाति मुखियाओं की स्थिति में किस प्रकार परिवर्तन आया था? आंसर हो जाएगा 54 में जो परिवर्तन आया था ये हो जाएगा सी। उन्होंने वेतन भोगी अधिकार बना दिया गया था, उन्होंने वेतन भोगी अधिकारी बना दिया गया था। सी 54 का करेक्ट आंसर होगा क्योंकि ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी सरदारों ने अपनी पारंपरिक स्वायत्ता खो दी थी और उन्हें औपनिवेशिक प्रशासनिक ढांचे में वेतन भोगी अधिकारियों के रूप में शामिल कर लिया गया था, और इससे पहले वे जमीन में, जंगलों और समुदाय में स्वतंत्र अधिकार रखते थे, लेकिन ब्रिटिशों ने औपचारिक प्रशासन और वन कानून राजस्व प्रणाली लागू की थी। 54 का सी। 55 इंग्लैंड में कैलिको अधिनियम 1720 के बारे में विचार करना है कि यहाँ पर जो कैलिको अधिनियम था मुख्य रूप से इसे लागू किया गया था, इसलिए क्योंकि इसलिए लागू किया गया था क्योंकि अंग्रेज ऊन और रेशम के जो व्यापार थे, उत्पादक थे, उसमें भारतीय वस्तुओं को प्रतिस्पर्धा करने के लिए असमर्थ होते थे। बी आंसर होगा। 56 है, प्रेस विनियमन का मिलान गवर्नर जनरल से करना है। देखते हैं। पहली बात, सेंसरशिप एक्ट 1799 ये हुआ था लॉर्ड विलेजली। प्रेस का मुखिया था चार्ल्स मेटकॉफ, है ना, ये हो जाएगा 4। वर्नाकुलर प्रेस 1878 लॉर्ड रिपन, रिपन होगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का निरसन लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन इसका होगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन होगा ना, और ये हो जाएगा लॉर्ड रिपन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निलंबन लॉर्ड रिपन। ठीक है, थोड़ा सा डाउट हो रहा है इसमें,
निरसन जो था इसका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का लॉर्ड लिटन, फिर से देख लेते हैं। सेंसरशिप 1799 हुई थी आपकी, ये लॉर्ड वेलेस्ली है ना, और प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ। वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है लॉर्ड लिटन, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का निरसन किया था लिपन ने। ठीक है, थोड़ा सा डाउट है, देखो देख लेना, क्योंकि इसमें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और इसका निरसन कब किया और यहाँ पर जो स्टार्ट कब किया था वो है ना, दोनों का है, इस वजह से थोड़ा मिस्टेक था। तो यहाँ से जो मैचिंग है वो आप देख लो, डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प औपनिवेशिक भारत के औरंग के प्रयोग में सर्वोत्तम वर्णन करता था? करेक्ट आंसर हो जाएगा कपड़ों के लिए एक गोदाम सह कार्यशाला, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर औपनिवेशिक भारत में औरंग एक ऐसे गोदाम सह कार्यशाला को कहा जाता था जहां सामान विशेष रूप से वस्त्र को जमा किया जाता था और उन पर काम किया जाता था। 58 है, वुड स्टील अद्वितीय था, क्यों? यह अद्वितीय था क्योंकि भारत में बनाया जाने वाला एक उच्च गुणवत्ता वाला स्टील था जो अपने उच्च कार्बन तत्व, अनोखी क्रिस्टलीय संरचना के लिए जाना जाता था, और इसी संरचना के कारण इसमें असाधारण मजबूती और तीखापना था, और इसे पश्चिमी एशिया में निर्यात किया जाता था, और इसका उपयोग प्रसिद्ध दशमिक तलवारें बनाने में करते थे। बी, शिक्षा के संबंध में महात्मा गांधी के विचारों पर विचार करना है। केवल साक्षरता ही शिक्षा नहीं है। 59 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से करेक्ट है, शिक्षा में हस्तशिल्प और शारीरिक श्रम शामिल होना चाहिए। सेकंड बात भी करेक्ट है। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही रहना चाहिए, ये बात गलत है, क्योंकि महात्मा गांधी का मानना था सच्ची शिक्षा केवल साक्षरता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें नैतिक, शारीरिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण भी शामिल होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 2 करेक्ट है। 59 का आंसर, दो बातें सही है। 60 नंबर क्वेश्चन है, 1875 में दक्कन किसान आंदोलन के बारे में विचार करना है। यह मुख्य रूप से ब्रिटिश नमक कर के विरुद्ध निर्देशित था, ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि यह आंदोलन साहूकार ऊंची किराए के विरुद्ध था, ना कि नमक कर के। पहला गलत हो गया। अमेरिकी गृह युद्ध के बाद कपास की कीमतों में काफ़ी गिरावट देखी गई थी, बात सही है। इसके परिणामस्वरूप 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया था। तीसरी बात भी करेक्ट है। 2 और 3 सही है, आंसर 60 का बी। 61 है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद निम्नलिखित में से कौन अंततः उत्तराधिकार के युद्ध में सफल हुआ था? उत्तराधिकार के युद्ध में जो सफल हुआ था, आंसर हो जाएगा मुअज्जम। मुअज्जम इसका सही आंसर होगा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुअज्जम आखिरकार उत्तराधिकार के रूप में सफल रहा था, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसने उसके 63 वर्षीय पुत्र मुअज्जम शाह आलम प्रथम ने मई 1707 में लाहौर में स्थित शाहदौला नामक पुल पर बहादुर शाह के नाम से स्वयं को सम्राट घोषित किया था। आंसर सी। 62, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन ए, बी, सी, डी है ना, क्वेश्चन दे रखे हैं, स्टेटमेंट। गुरु गोविंद सिंह ने मुगल उत्तराधिकार युद्ध में बहादुर शाह का समर्थन नहीं किया या नहीं किया था। पहली बात 62 का क्या होगा? 62 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, समर्थन किया था। ठीक है, समर्थन किया था, और बहादुर शाह ने सिखों के प्रति नरम रवैया अपनाया था। जोशुआ कोटेलार के नेतृत्व में डच प्रतिनिधिमंडल 1711 ईस्वी में बहादुर शाह के दरबार में भारत आया था, ये बात करेक्ट है। सही पूछा था तो बी ये करेक्ट होगी इसकी। 63 आते हैं। इसके अनुसार किसी की बात कही जा रही है। इसके अनुसार बहादुर शाह ने अपने राजकाज में इतने लापरवाह थे कि लोग उन्हें शाह ए बेखौर कहने लगे थे। करेक्ट आंसर किसके बारे में बात की जा रही है? ये खाफी खान की बात की जा रही है, बी। किस परवर्ती मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक जो अधिकार है प्रदान किए थे? 64 का आंसर डी, फारुखसियर करेक्ट आंसर होगा। 65 है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, देखते हैं। बहादुर शाह, फारुखसियर, जहांदार शाह, लंपत मूर्ख, शाह बेखबर, रंगीला में से किसने मैच कर रहे हैं? देखो बहादुर शाह हो जाएगा आपको यहाँ से 65 है, इसमें बहादुर शाह होगा आपका शाह ए बेखबर। ठीक है, अभी मैंने बताया ऊपर। ठीक है, तो ये लंपत मूर्ख गलत हो जाएगा। फारुखसियर आपका घृणित कायर था। जहांदार शाह आपका कामुक मूर्ख। तीनों बातें गलत है ना। 64 का डी करेक्ट होगा, कोई सही नहीं मैच कर रहा है। आप मैच यहाँ पर सही कर लो, क्योंकि मोहम्मद शाह होना चाहिए रंगीला, फारुखसियर घृणित कायर, जहांदार शाह कामुक मूर्ख, और बहादुर शाह बेखबर। 66 है, निम्नलिखित में से किसने बहादुर शाह के बारे में कहा था कि वह अंतिम सम्राट थे
जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते थे। 66 का आंसर होगा सर सिडनी ओवन, सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 67 है, किस मुगल शासक ने राजस्व संग्रह का कार्य ठेके पर देने की नई प्रणाली शुरुआत की थी? आंसर 67 का डी विलियम होम्स। ठीक है। 68 है, अच्छा 66 था ना, 66 का जो आंसर हो जाएगा ये सर सिडनी ओवन होगा ना, सिडनी ओवन था। और किस शासक ने राजस्व संग्रह ठेके देने की प्रणाली शुरू की थी? 67 का आंसर हो जाएगा विलियम जहांदार शाह होगा ना, 67 का आंसर जहांदार शाह होगा, ध्यान रखना है। और 66 का क्या बताया मैंने? सी सिडनी ओवन। ठीक है, दोनों में डाउट नहीं रखना है। 68 है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने आमेर के राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि के साथ मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था? करेक्ट आंसर होगा 68 का से जहांदार शाह, करेक्ट आंसर होगा बी। निम्नलिखित पर विचार करना है, फर्रुख शेर ने सैयद बंधुओं की सहायता से मुगल सिंहासन ग्रहण किया था? 69 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? गलत है, क्योंकि फर्रुख शेर सैयद बंधु ने सहायता से मुगल सिंहासन पर बैठा था। जब फर्रुख शेर मुगल सम्राट बना तो उसने सैयद बंधु से अब्दुल्ला खान को वजीर अली को मीर बख्शी नियुक्त किया था। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ से दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, बाकी सब गलत हैं इसके। 70 नंबर है, 70 नंबर क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने अंततः जजिया कर समाप्त कर दिया था? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर ए अकबर द्वितीय। ठीक है, अकबर द्वितीय करेक्ट होगा। रोशन अख्तर ने सितंबर 1719 में सैयद बंधु की सहायता से मोहम्मद शाह की उपाधि को धारण किया था और मोहम्मद शाह ने अंततः 1720 में जजिया कर समाप्त कर दिया था। क्वेश्चन 71 है, मिलान करना देखते हैं। पहला बोला सम्राट यहाँ पर, और यहाँ पर बोला मुगल सम्राट, और यहाँ पर इसके वजीर कौन कौन थे? पहली बात है जहांदार शाह जुल्फिकार खान, जहांदार शाह जुल्फिकार खान गद्दी दिलाने में मदद की थी। ठीक है, पहली बात यहाँ से क्या होगी? 71 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, सही पूछा है। हाँ, पूछा कौन सा सही होगा, तो पहली बात यहाँ से सही मैच करे। दूसरा फर्रुख शेर अब्दुल्ला खान, ये भी यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि फर्रुख शेर को सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खान और हुसैन खान के मोहम्मद शाह निजामुल मुल्क को वजीर नियुक्त किया गया था, जिन्होंने सैयद बंधुओं के पतन को अहम भूमिका निभाई थी। तीनों बातें करेक्ट हैं। 71 का 1, 2, 3 डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, भारत में दुबला हाली कृषि प्रणाली कहाँ प्रचलित थी? करेक्ट आंसर 72 का बी सूरत में हुबला हाली है ना, हाँ हुबला हाली प्रणाली प्रचलित थी। इसके अनुसार हुबला हाली भूमि दासों को अपने मालिकों को संपत्ति एवं संरक्षक मानते थे। 73 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। 1498 में पहले पुर्तगाली और यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा भारत के कालीकट पहुंचे थे। 73 का पहला करेक्ट है। दूसरा 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्ब्रेच कैम्बराल के नेतृत्व में दूसरा पुर्तगाली अभियान कालीकट पहुंचा था। सेकेंड बात भी करेक्ट होगी। तीसरा वास्को डी गामा दूसरी बार 1502 में भारत आया था। तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है, डी क्या होगा? 73 का आंसर है। पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला किला कहाँ स्थापित किया था? 74 का आंसर हो जाएगा बी कोचिन में। ठीक है, पुर्तगाली व्यापारी ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन-दीव और हुगली बंदरगाहों पर अपनी व्यापारिक चौकियां स्थापित की थी। और पुर्तगालियों ने पूर्वी दुनिया में काली मिर्च और मसालों के व्यापार का एकाधिकार स्थापित करने को लेकर उद्देश्य से भारत में पहला किला बनवाया था। ठीक है, आंसर क्या होगा? 74 का बी। 75 है, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 का, ये था फ्रांसिसो डी अल्मीडा। सी किस पुर्तगाली वायसराय ने पुर्तगालियों को भारतीय महिला से विवाह करने को प्रोत्साहन किया था? 76 का आंसर अल्फांसो डी एल्बुकर्क बी। 77 निम्नलिखित पर विचार करना है। आधुनिक जहाज निर्माण, तंबाकू की खेती, प्रिंटिंग प्रेस, तो इनमें से कौन पुर्तगाली से संबंधित थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी पुर्तगालियों से संबंधित थे। ठीक है, भारत में पुर्तगालियों के आगमन के साथ ही आधुनिक जहाज, तंबाकू की खेती, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत और भारत का पहला प्रिंटिंग की प्रेस जो थे 1556 में गोवा में स्थापित किया गया था। इसके अलावा गोथिक वास्तुकला पुर्तगालियों की ही देन है। आगे आते क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। 78 बोला है, डचों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 का मछलीपट्टनम।
मछलीपट्टनम करेक्ट आंसर होगा। कॉर्नेलियस हाउटमैन ने भारत में अपने पहले वाले डच नागरिक थे और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में डच संसद के आदेश के बाद भारत की गई थी। इस कंपनी को भारत में और पूर्वी देशों के साथ 21 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार मिला था और 1605 में डचों ने पुर्तगालियों में अम्बियाना छीन लिया था और धीरे धीरे स्पाइस आइसलैंड से उन्हें हराकर अपना वर्चस्व स्थापित किया था। और डचों ने अपने भारत में पहली फैक्ट्री 1605 में मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम में खोली थी। लास्ट क्वेश्चन है मतलब आज के पार्ट का, है ना। बाकी जो आगे के क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन 80 से 150 तक हम लोग पार्ट 2 में करेंगे, ठीक है। तो 79 देखते हैं। 18वीं सदी में मध्य में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं कौन सी थीं? करेक्ट आंसर होगा 79 का कपास, रेशम, सोरा, अफीम, ये चारों थी। डी क्या होगा? 79 का करेक्ट आंसर होगा। तो इस टाइप से हम लोग ने यहाँ पर जो टेस्ट यहाँ पर इम्तिहान आईएएस, ठीक है, इसके हम लोग ने टेस्ट नंबर 1 जो है इसके 79 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, ठीक है। करीब अप्रोक्सीमेट 80 क्वेश्चन कवर हो गए और यहाँ से हम लोग जो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 80 से और क्वेश्चन नंबर 150 तक हम लोग पार्ट 2 में कल कवर करेंगे, ठीक है। जितने भी यहाँ पर कोचिंग है जैसे इम्तिहान आईएएस है, ठीक है, अभी कोई और क्लासेस करीब 2 यहाँ पर और नई क्लासेस है उनके भी यहाँ पर टेस्ट पेपर है वो भी हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे बीपीएससी के लिए, ठीक है। तो जितने यहाँ पर कोचिंग करा रही हैं पेपर सबके हम लोग एक एक करके पूरे पेपर यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो 72 बीपीएससी के लिए ऑल क्लासेस करके टेस्ट सीरीज पड़े होंगे ना, तो सब क्लासेस के मैं एक साथ यहाँ पर अपलोड कर दे रहा हूँ उसमें। तो अलग अलग आप जो फ्रंट में देखोगे लिखा अलग अलग होगा, जैसे कि ये इम्तिहान आईएएस का है, ठीक है, ये डुटेरिया का है या आस्था आईएएस का, ऐसे सामने बाहर लिखा होगा, तो सबका टेस्ट आपको वहाँ मिलेंगे, ठीक है। और दृष्टि का भी कल मैंने कराया आपको, वो भी देख सकते हो। तो एंड करते हैं इसको। कोई डाउट रहेगा नीचे कमेंट में पूछोगे, टेलीग्राम को जरूर जुड़ना है, कुछ यहाँ पर पूछना रहेगा टेलीग्राम पर पूछ सकते हो जुड़ करके, ठीक है। टेलीग्राम चैनल यूपीएससी नॉलेज ट्रैक आप सर्च करोगे तो आपको लिख के आएगा, वहाँ पे आपको ज्वाइन करना है इसको, ठीक है।